80 घाव बिना हाथ और आंख के बाबर से कैसे लड़े राणा सांगा। 12 अप्रैल 1482 को मेवाड़ के चित्तौड़ में जन्मे महाराणा संग्राम सिंह उर्फ राणा सांगा की 30 जनवरी 1528 को मृत्यु हुई थी। राणा कुंभा के पौत्र और राणा रायमल के पुत्र राणा सांगा अपने पिता के बाद सन 1509 में मेवाड़ के उत्तराधिकारी बने। इनका शासनकाल 1509 से 1527 तक रहा। राणा सांगा ने इब्राहिम लोदी, बाबर, मोहम्मद खिलजी इस्लामिक शासकों के साथ युद्ध लड़कर अपनी मातृभूमि की रक्षात बलिदान दे दिया था। आओ जानते हैं राणा सांगा के बारे में। माना जाता है कि राणा सांगा ने अपने जीवन काल में 100 से भी अधिक युद्ध लड़े थे। उनके प्रमुख युद्ध खतौली का युद्ध 1527 में बूंदी में, बाड़ी का युद्ध 1518 में, गागरोन का युद्ध 1519 में, बयाना का युद्ध 16 फरवरी 1527 को भरतपुर में और सबसे प्रसिद्ध युद्ध खानवा का युद्ध 17 मार्च 1527 को भरतपुर में। राणा सांगा का परिवार। राणा सांगा की पत्नी का नाम रानी कर्णावती था। उनके 4 पुत्र थे जिनके नाम रतन सिंह द्वितीय, उदय सिंह द्वितीय, भोजराज और विक्रमादित्य सिंह थे। ऐसा भी माना जाता है कि राणा सांगा की कुल मिलाकर 22 पत्नियां थीं। 1509 में 27 वर्ष की उम्र में वे मेवाड़ के शासक बने। राणा सांगा महान योद्धा के साथ कुशल बुद्धि भी थे। उन्होंने राजपूतों को एकजुट किया। राणा सांगा सिसोदिया राजवंश के सूर्यवंशी शासक थे। यह पहली बार था कि उन्होंने विदेशी आक्रमणियों के खिलाफ सभी राजपूतों को एकजुट कर लिया था। उन्होंने दिल्ली, गुजरात, मालवा के मुगल बादशाहों के आक्रमणों से परेशान उनकी रक्षा की थी। शरीर पर थे 80 घाव। राणा सांगा ने इब्राहिम लोदी, मोहम्मद खिलजी और बाबर के खिलाफ कई लड़ाइयाँ लड़ी थी। उन्होंने सभी को धूल चटाई थी। युद्ध में उनके शरीर पर लगभग 80 घाव हो गए थे, फिर भी वे लड़ते रहे। उनकी एक आंख, एक हाथ और एक पैर क्षतिग्रस्त हो गया था। इसके बावजूद वे लड़ने जाते थे। उनके घावों के कारण उन्हें मानवों का खंडर भी कहा जाता था। खतौली के युद्ध में महाराणा सांगा का एक हाथ कट गया और एक पैर ने काम करना बंद कर दिया था। फिर भी उन्होंने बहादुरी से जंग लड़ी और मुगलों के होश उड़ा दिए। गुजरात मालवा के सुल्तान को हराया। गुजरात के सुल्तान मुजफ्फर से राणा सांगा का संघर्ष ईडर के कारण हुआ। ईडर के राव भांड के 2 पुत्र सूर्यमल और भीम थे। सूर्यमल के बाद उसका बेटा रायमल ईडर की गद्दी पर बैठा, परंतु रायमल के चाचा भीम ने गद्दी पर कब्जा कर लिया तो रायमल ने मेवाड़ में शरण ली। महाराणा सांगा ने अपनी पुत्री की सगाई उसके साथ कर दी थी। 1516 में रायमल ने महाराणा सांगा की सहायता से भीम के पुत्र भारमल को हटाकर ईडर पर पुनः अधिकार कर लिया था। इससे गुजरात का सुल्तान मुजफ्फर भड़क गया और उसने अहमदनगर में जागीरदार निजामुद्दीन को युद्ध के लिए भेजा, परंतु निजामुद्दीन को भी हार का सामना करना पड़ा। इसके बाद सुल्तान ने मुवारीजी मुल्क को भेजा और उसे भी हार का सामना करना पड़ा। इसके बाद सुल्तान ने 1520 में मलिक अयाज तथा किवामू मुल्क की अध्यक्षता में 2 अलग अलग सेनाएं मेवाड़ पर आक्रमण करने के लिए भेजी। मालवा का सुल्तान महमूद भी इस सेना के साथ आ मिला था, किंतु मुस्लिम अफसरों में अनबन के कारण मलिक अयाज आगे नहीं बढ़ सका और संधि कर उसे वापस लौटना पड़ा था। कहता है कि राणा सांगा ने मालवा के शासक मोहम्मद खिलजी को युद्ध में हराने के बाद आगरा के निकट एक छोटी सी नदी पीलिया खार तक अपने साम्राज्य को बढ़ा लिया था। उन्होंने दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाले मुस्लिम शासक इब्राहिम लोदी को आसानी से हरा दिया था। महाराणा सांगा ने सिकंदर लोदी के समय ही दिल्ली के कई इलाकों पर अपना अधिकार करना शुरू कर दिया था। सिकंदर लोदी के उत्तराधिकारी इब्राहिम लोदी ने 1517 में मेवाड़ पर आक्रमण कर दिया था। खतौली नामक स्थान पर दोनों पक्षों के बीच युद्ध हुआ, जिसमें महाराणा सांगा की विजय हुई।
कहते हैं इस युद्ध में सांगा का बायां हाथ कट गया था और घुटने पर तीर लगने से वह हमेशा के लिए लंगड़े हो गए थे। खतौली की पराजय का बदला लेने के लिए 1518 में इब्राहिम लोदी ने मियां माखन की अध्यक्षता में महाराणा सांगा के विरुद्ध एक बड़ी सेना भेजी, जिसे भी पराजय का सामना करना पड़ा। मांडू के सुल्तान को हराया। कहते हैं कि राणा सांगा ने मांडू के शासक सुल्तान मोहम्मद को युद्ध में हराने के बाद उन्हें बंदी बना लिया था, परंतु बाद में उन्होंने उदारता दिखाते हुए उनका साम्राज्य पुनः वापस सौंप दिया था। बाबर से नहीं किया समझौता। ऐसा कहा जाता है कि बाबर चाहता था कि राणा सांगा इब्राहिम लोदी के खिलाफ युद्ध में मेरा साथ दें, लेकिन राणा सांगा ने दिल्ली और आगरा के अभियान के दौरान बाबर का साथ नहीं दिया था और न ही उन्होंने बाबर को कोई न्योता दिया था। राणा को लगता था कि बाबर भी तैमूर की भांति दिल्ली में लूटपाट कर लौट जाएगा, किंतु 1526 ईस्वी में राणा सांगा ने देखा कि इब्राहिम लोदी को पानीपत के युद्ध में परास्त करने के बाद बाबर दिल्ली में शासन करने लगा है। तब राणा ने बाबर से युद्ध करने का निर्णय कर लिया। कहते हैं कि खानवा युद्ध शुरू होने से पहले राणा सांगा के साथ हसन खां मेवाती, महमूद लोदी और अनेक राजपूत अपनी अपनी सेना लेकर राणा के साथ हो लिए थे और आगरा को घेरने के लिए सभी आगे बढ़े। बाबर से बयाना के शासक ने सहायता मांगी और ख्वाजा मेहंदी को युद्ध करने के लिए बयाना भेजा गया, परंतु राणा सांगा ने उसे पराजित कर बयाना पर अधिकार कर लिया। लगातार मिल रही हार से मुगल सैनिक में डर बैठ गया। ऐसे में बाबर ने मुसलमानों को एकजुट करने के लिए उन पर से टैक्स हटाकर जिहाद का नारा दिया और बड़े स्तर पर युद्ध की तैयारी की। खानवा का युद्ध 1527 में राणा सांगा और मुगल बादशाह बाबर के बीच भयानक युद्ध हुआ। खानवा के मैदान में दोनों सेनाओं के बीच जबरदस्त खूनी मुठभेड़ हुई। बाबर 2 लाख मुगल सैनिक थे और ऐसा कहा जाता है कि राणा सांगा के पास भी बाबर जितनी सेना थी, बस फर्क यह था कि बाबर के पास गोला बारूद का बड़ा जखीरा था और राणा के पास साहस एवं वीरता। युद्ध में बाबर ने राणा के साथ लड़े रहे लोधी सेनापति को लालच दिया, जिसके चलते सांगा को धोखा देकर लोधी और उसकी सेना बाबर से जा मिली। लड़ते हुए राणा सांगा की आंख में तीर भी लगा, लेकिन उन्होंने इसकी परवाह नहीं की और युद्ध में डटे रहे। इस युद्ध में उन्हें कुल 80 घाव आ गए थे। इसकी लड़ाई में उनकी बहादुरी देखकर बाबर के होश उड़ गए थे। लोधी के गद्दारी करने की वजह से राणा सांगा की सेना शाम होते होते लड़ाई हार गई थी। राणा सांगा के समय मेवाड़ एक समृद्ध प्रदेश बन गया था। कहते हैं कि राणा सांगा के समय मेवाड़ एक समृद्ध राज्य हुआ करता था। महाराणा सांगा के समय मेवाड़ 10 करोड़ सालाना आमदनी वाला प्रदेश था। राणा सांगा ने एक आदर्श शासक बनकर राज्य की उन्नति और रक्षार्थ अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया था। राणा सांगा का निधन। कहते हैं कि खानवा के युद्ध में सांगा बेहोश हो गए थे, जहां से उनकी सेना उन्हें किसी सुरक्षित जगह ले गई थी। वहां होश में आने के बाद उन्होंने फिर से लड़ने की ठानी और चित्तौड़ नहीं लौटने की कसम खाई। कहते हैं कि यह सुनकर जो सामंत लड़ाई नहीं लड़ना चाहते थे, उन्होंने राणा को जहर दे दिया, जिसके चलते 30 जनवरी 1528 में कालपी में उनकी मृत्यु हो गई। उनके देहांत के बाद अगला उत्तराधिकारी उनका पुत्र रतन का विधि विधान से अंतिम संस्कार मांडलगढ़ में हुआ। इतिहासकारों के अनुसार उनके दाह संस्कार स्थल पर एक छतरी बनाई गई थी। ऐसा भी कहा जाता है कि वे मांडलगढ़ क्षेत्र में मुगल सेना पर तलवार से गरजे थे। युद्ध में महाराणा का सिर अलग होने के बाद भी उनका धड़ लड़ता हुआ वीरगति को प्राप्त हुआ। कहते हैं कि युद्ध में महाराणा का सिर मांडलगढ़ की धरती पर गिरा, लेकिन घुड़सवार धड़ लड़ता हुआ चावंडिया तालाब के पास वीरगति को प्राप्त हुआ। राणा सांगा की मृत्यु कैसे हुई, ये आज भी एक रहस्य बना हुआ है। आमतौर पर कहा जाता है कि उनकी मृत्यु बीमार होने से हुई,
लेकिन कुछ लोगों का मानना है कि उनके सगों ने ही उन्हें जहर दे दिया था। दोस्तों, हम यह कह सकते हैं कि राणा सांगा राजस्थान के ही नहीं पूरे भारत के महान राजा थे। उन्होंने हमेशा मुगलों को धूल चटाई, अतः ऐसे महान राजा को मेरा प्रणाम। भारत के शानदार इतिहास के रोचक घटनाओं के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहे। धन्यवाद।